जादुई फूल गोभी। आज तो बहुत ठंड है, ऊपर से बहुत देर हो गई है। मीना की माँ फिर से गुस्सा करेगी। अशोक जल्दी जल्दी घर जा ही रहा था, तभी सामने से एक मोटरसाइकिल आती है और वो अशोक को टक्कर मार देती है। अशोक सड़क पर ही बेहोश पड़ा था। कुछ लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। मीना और उसकी माँ सुमित्रा भी अस्पताल पहुँचते हैं। अशोक को बहुत चोट आई थी और उसकी एक टांग भी टूट गई थी। कुछ दिनों के बाद अशोक घर आ जाता है, लेकिन उसके पैर में लगी चोट की वजह से अब उसे बैसाखी के सहारे से चलना पड़ता था। एक दिन मीना अपने खेत में जाती है, जहाँ एक फूल गोभी लगी थी। मीना उस गोभी को लेकर घर आती है। पिताजी देखो, खेत में एक गोभी लगी थी। अरे वाह, इसका मतलब अब कुछ दिनों में गोभियां तैयार हो जाएंगी। नहीं पिताजी, वहाँ तो आवारा जानवरों ने पूरा खेत बर्बाद कर दिया है। वहाँ बस एक ही गोभी थी जो मैं ले आई हूँ। अब क्या करूँ, मुझसे इस हालत में खेत नहीं जाया जाता। शायद इस बार भगवान की यही मर्जी है। अशोक पहले खेती करके गुजारा करता था, लेकिन अब वो भी काम बंद था। तभी वहाँ सुमित्रा आती है और गोभी को देखती है। सुमित्रा, आज तुम इस गोभी की सब्जी बना लो और भगवान जी को भी भोग लगा देना। ये हमारे खेत की पहली और आखिरी गोभी है। आज तो मैंने दाल बना दी, इसे सुबह बनाती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी कि ये पहली और आखिरी गोभी है? मीना बता रही है कि जानवरों ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है जी? हमने सोचा था इस बार मीना की शादी करवा देंगे। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। माँ, बेटा, बड़ी मुश्किल से अच्छा रिश्ता मिला है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करवा सकें। हम तो अनपढ़ गंवार ही रह गए बिटिया। तुम तो पढ़ना चाहती थी, पर गरीबों को अपने सपने पूरे करने का हक नहीं है। अब तो मैं पैर से भी लाचार हो गया हूँ, वरना कुछ सोच भी लेता। मैंने सोचा था गोभी की फसल से कुछ पैसे जोड़कर मीना के लिए गहने खरीदूं। अब तो घर का राशन पानी में ही सारे पैसे खर्च हो गए हैं। ये गरीबी भी न जाने हमें क्या क्या दिन दिखाएगी जी। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। जब मीना गेट खोलकर देखती है तो वो देखती है कि सामने उसके पड़ोस का एक बच्चा खड़ा था। दीदी, ये कुछ सवाल है, जरा समझा दोगी क्या? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। दीदी, ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। मीना विशाल को सवाल समझाती है। हाँ दीदी, आपने तो बहुत आसान तरीके से मुझे सवाल समझा दिए। आप नहीं होते ना तो मैं अपने सवाल किससे समझता? क्यों रे, जब मैं चली जाऊंगी तो किससे पूछेगा सवाल? दीदी, आप अभी कहीं मत जाना ना। हाँ हाँ ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद सब खाना खाते हैं और सोने लगते हैं। सुनो जी, कुछ पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाता तो सिर्फ एक गले की चेन ही बनवा लेते। कल बड़े भाई साहब से पूछ लूंगा, शायद बेटी की शादी के नाम पर वो कुछ मदद कर दें। ठीक है, लेकिन भाभी के सामने नहीं बोलना, नहीं तो वो साफ मना कर देगी। अच्छा, अब सो जाओ, जल्दी उठकर भैया के पास जाऊंगा। और वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह सुमित्रा जब उस गोभी को उठाती है और उसे काटने लगती है, तभी अचानक कटी हुई गोभी सुनहरे रंग में बदल जाती है और तभी वहाँ एक और गोभी का फूल आ जाता है। अरे बाप रे, ये गोभी सुनहरी कैसे हो गई और ये दूसरी गोभी कहाँ से आ गई? हम हैं जादुई गोभियाँ। गोभी की आवाज सुनते ही सुमित्रा डर जाती है। तुम बोल रही हो? हाँ हाँ, मैं जादुई सोने की गोभी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे बाजार में बेचकर अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकती हो। तभी सुमित्रा अशोक के पास जाती है। सुनो जी, भाई साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत पूरी हो गई है। भगवान ने सब ठीक कर दिया है। सुमित्रा सारी बात अपने पति को बताती है।
दोनों भगवान का धन्यवाद करते हैं और फिर सुनार के पास जाते हैं। दोनों सुनार के यहाँ से बहुत सारे गहने बनवा लेते हैं और सुमित्रा ने कुछ सोना बेचकर उसके बदले पैसे ले लिए और उसने अपने लिए भी सोने की चूड़ियां और झुमके खरीद लिए। मीना, जल्दी इधर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। सुमित्रा और अशोक सारे गहने अपनी बेटी मीना को दिखाते हैं। इतने सारे गहने देखकर मीना खुश नहीं थी, क्योंकि उसका एक ही सपना था, माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आगे पढ़ना है। उस समय अशोक और सुमित्रा कुछ नहीं बोलते। अगले दिन सुमित्रा फिर से दूसरी गोभी को काटती है तो गोभी को काटते ही गोभी सुनहरे रंग की हो जाती है और वहाँ एक और साबुत गोभी आ जाती है। फिर से सोने की गोभी, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। सुमित्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मीना के बापू, तनिक यहाँ आओ तो। अशोक अंदर आता है। अशोक सोने की गोभी को देखता है। आज फिर से सोने की गोभी? जादुई सोने की गोभी हमारी सारी परेशानियां दूर कर देगी। अशोक और सुमित्रा उस सोने की गोभी को बेचते हैं और पैसों को घर लाते हैं। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती। सुमित्रा, मैं सोच रहा हूँ, पहले तो पैसे का अभाव था तो हमने मीना की पढ़ाई छुड़वा दी थी, लेकिन अब तो हमारे पास पैसे हैं। अगर मीना डॉक्टर बन जाती है तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जी। शायद उस दिन मीना को ये जादुई गोभी इसलिए ही मिली थी, लेकिन उन लड़के वालों को क्या बोलोगे और गांव के लोग क्या सोचेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी जब मीना डॉक्टर बन जाएगी तो यही गांव वाले हमारी प्रशंसा करेंगे। मीना अपने माँ बापों की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो अपने पिता को गले से लगाती है। पिताजी, डॉक्टर बनकर ना सबसे पहले मैं आपके पैर का इलाज करूंगी। ठीक है, तो मैं फिर आज लड़के वालों को खबर भेज देता हूँ कि हमें अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करवानी, हम उसे पढ़ाना चाहते हैं। अब ये खबर गांव में फैल गई। सब लोग उन्हीं की बातें कर रहे थे, लेकिन अशोक और सुमित्रा बिना किसी बात की परवाह किए बिना मीना का दाखिला शहर के मेडिकल कॉलेज में करवाते हैं और उसे वहां हॉस्टल में छोड़ते हैं। बेटा, अब तुम मन लगाकर यहाँ पढ़ाई करना, हमारी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही तुम्हें वो जादुई गोभी मिली थी। हाँ पिताजी, मैं पूरा मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और जल्द ही छुट्टियों में गांव आकर आपसे मिलूंगी। दोनों अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़कर घर आ जाते हैं। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। सुमित्रा, ये तो खुशी की बात है कि हमारी बेटी का सपना पूरा होने वाला है। मैं तो उस जादुई गोभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसकी वजह से सब ठीक हो गया। वो दोनों घर आते हैं और देखते हैं कि घर पर अशोक का भाई सतीश और भाभी कांता बाहर बैठे हुए थे। अरे सुमित्रा, तुम लोगों ने हमें बताया नहीं कि लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। भाभी, रिश्ता लड़के वालों ने नहीं बल्कि हमने मना किया था। वो मीना आगे पढ़ना चाहती है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। हम अभी उसका दाखिला ही करवा कर आ रहे हैं। क्या? इतना पैसा तुम लोग कहाँ से लाए? जो पैसे उसकी शादी के लिए जोड़े थे, अब हम उन्हीं पैसों से उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं। उन दोनों को अशोक और सुमित्रा की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो दोनों वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। ये लोग ना जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अगर बेटी को पढ़ाने का इतना ही शौक था तो पहले रिश्ता क्यों किया था? मुझे तो बात कुछ और ही लग रही है। फिर क्या था, उसी दिन से कांता ने अशोक के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक दिन उसने सुमित्रा को वही जादुई गोभी काटते हुए देखा और वो गोभी सोने की हो गई। वो अशोक और सुमित्रा की बातें सुनती है। क्या? जादुई सोने की गोभी? अच्छा, तभी इनके पास इतने पैसे आए हैं। रात के समय जब सब सो जाते हैं तो कांता और उसका पति चुपके से अशोक के घर में घुस जाते हैं और चुपके से संदूक से सोने की गोभी को निकालते हैं
और अपने घर आ जाते हैं और उस सोने की गोभी को वो अपनी तिजोरी में रखते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत सारे पैसे और जेवर रखे थे। अब देखना हम इसे बेचकर कैसे पैसे कमाते हैं। हाँ जी, सुबह तो पैसे ही पैसे होंगे। चलो अभी सो जाते हैं। दोनों सो जाते हैं। सुबह जब कांता और उसका पति तिजोरी खोलते हैं तो तिजोरी पत्थरों से भरी थी। अरे ये क्या, यहाँ इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए और हमारे पैसे और जेवर कहाँ गए? क्या पैसे नहीं है? कांता देखती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पत्थर थे। हाय, ये क्या हो गया? मेरे जेवर और पैसे कहाँ गए? लालच के चक्कर में आके हमने सब कुछ खो दिया। सुनो जी, अशोक भैया को ना सब सच बोलकर उनसे अपने पैसे मांग लेते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वहां जाकर क्या बोलोगी कि रात को हम आपके घर आए थे और आपकी हमने गोभी चुराई और उस गोभी ने हमारे पैसे और जेवर को पत्थर बना दिया। तो फिर अब क्या करेंगे जी? दूसरी तरफ अशोक और सुमित्रा अपने संदूक से सोने की गोभी को निकालते हैं और उसे बेचकर पैसे ले आते हैं। ऐसे ही पूरे 5 साल बीत जाते हैं। मीना की डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मीना ने बापू का ऑपरेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछ ही महीने में वो ठीक हो जाते हैं। उन्होंने गांव में अपना बड़ा सा अस्पताल खोला, जहां मीना जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज करने लगी। पूरे गांव में लोग अशोक की बेटी मीना की ही बातें करते थे। आज मीना ने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया था। अरुण के माता पिता एक किसान थे। अरुण ने शहर में रहकर पढ़ाई की थी और वहीं नौकरी कर रहा था, लेकिन अचानक से अरुण की नौकरी चली जाती है, जिससे अरुण बहुत परेशान हो जाता है। अरुण की परेशानी कैसे दूर हुई, जानने के लिए देखते हैं जादुई फूल गोभी की कहानी। दिन भर ऑफिस में काम करके अरुण घर लौटा था। कितना थक गया हूँ। जब सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने में मैं इतना थक जाता हूँ, तो पिताजी खेत में कड़ी मेहनत करके कितना थक जाते होंगे। मुझे माँ और पिताजी के सपने को पूरा करना ही होगा। मुझे गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाना है, जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। अरुण के पिता बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अरुण को शहर में ही पढ़ाया लिखाया था। अरुण की पढ़ाई पूरी होने तक उसके पिताजी खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। अरुण का एक छोटा भाई था वरुण। एक बार वरुण बहुत बीमार पड़ गया था और गांव में कोई अस्पताल नहीं था। बेहद गरीबी के कारण अरुण के माता पिता उसका शहर में सही से इलाज नहीं करवा सके, जिसके कारण वरुण की मौत हो गई थी। और इसके बाद अरुण के माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। उनका एक ही सपना था कि अरुण पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए और गांव में एक अस्पताल खुलवा दे। माता पिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए अरुण शहर में पढ़ाई करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में ही नौकरी कर रहा था। अरुण के माता पिता बूढ़े हो गए थे, जिससे अब उनसे खेतों में काम भी नहीं होता था और उन्होंने खेती करना छोड़ दिया था। उस दिन काम से लौटने के बाद अरुण अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी उसके पिता गोविंद का फोन आता है। नमस्ते पिताजी। फोन पर अरुण के पिताजी खांस रहे थे। क्या हुआ पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अरुण बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे दवाई लेनी है, तो कुछ पैसे भेज दे। ठीक है पिताजी, ये महीना अब खत्म होने ही वाला है। मैं आपको जल्द ही पैसे भेजता हूँ। बेटा मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आज ही पैसे चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं कुछ करता हूँ। अरुण ने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और अपने पिताजी को भेज दिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रवि। सैलरी आते ही मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन दूसरे दिन जब अरुण ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। तब अरुण अपने बॉस के पास जाता है और कहता है, सर,
आप तो जानते हैं मैं कितनी मेहनत से अपना काम करता हूँ, फिर भी आपने मुझे काम से निकाल दिया। अरुण, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ही काम से निकाला गया है। देखो, कंपनी बहुत घाटे में चल रही है, इसलिए मैंने अपनी कंपनी बंद करने का फैसला किया है। इसलिए तुम्हारे साथ साथ सभी कर्मचारी काम से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि मैं अब तुम सबको तनख्वाह देने की हालत में नहीं हूँ। अरुण की नौकरी चली जाती है और उसे तनख्वाह भी नहीं मिलती। उदास होकर अरुण अपने घर आ जाता है। मेरी नौकरी चली गई है, अब माता पिताजी को कैसे पैसे भेजूंगा। अरुण इसी चिंता में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर जाती है। एक काम करता हूँ, ये घड़ी बेच देता हूँ और पैसे पिताजी को भेज दूंगा। अरुण घड़ी बेचने के लिए बाजार जाने ही वाला था कि तभी उसका दोस्त रवि उसके पास आता है। अरे अरुण, आओ आओ रवि, कैसे आना हुआ? तू तो जानता ही है कि हमारी नौकरी चली गई है। तूने जो मुझसे पैसे उधार लिए थे वो वापस कर दे यार। रवि, तुझे तो पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझसे उधार क्यों मांगता। हमें सैलरी भी नहीं मिली है, अभी मैं तेरा उधार नहीं चुका सकता। उधार नहीं चुका सकता तो मुझे अपनी कोई चीज दे दे। तू मुझे अपनी ये घड़ी दे दे। रवि, ये घड़ी मैं तुझे नहीं दे सकता। जिसके बाद रवि वहां से चला जाता है और उसी समय मकान मालिक आता है और अरुण से बोलता है, अरुण, महीना खत्म होने को आया है, मुझे किराया दे दो। अंकल, आज मेरी नौकरी चली गई है और तनख्वाह भी नहीं मिली है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। पैसे होते ही मैं आपका किराया दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह की मोहलत देता हूँ। 1 सप्ताह में किराया चुका देना, नहीं तो ये मकान खाली कर देना। मकान मालिक वहां से चला जाता है और अरुण चिंता में डूबा हुआ था, जिस कारण उसकी भूख भी मर जाती है और वो बिना कुछ खाए सो जाता है। दूसरे दिन जब अरुण उठता है तो वो देखता है कि उसके मोबाइल फोन पर उसकी माँ सविता की 10 कॉल आई हुई थी। अरुण घबरा जाता है और वो अपनी माँ को फोन करता है। माफ करना माँ, कल मैं जल्दी सो गया था। क्या बात है अरुण बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। तो तू अभी तक कैसे सो रहा है? सुबह के 9 बज गए हैं। आज तूने काम पर नहीं जाना क्या? ओह, आज मैं लेट हो गया माँ, कल ऑफिस में ज्यादा काम था इसलिए बहुत थक गया था। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। सुन अरुण बेटा, आज शाम को कुछ पैसे भेज देना। ठीक है माँ, मैं आज शाम को कुछ पैसे जरूर भेज दूंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। अरुण फोन रख देता है। अब मैं क्या करूं? शाम को माँ को पैसे कैसे भेजूंगा? मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है, मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं है। अरुण अपनी रसोई में जाता है और अपने लिए खाने का इंतजाम करता है। वो अपने लिए रोटियां बनाता है। सब्जी तो कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा फूल गोभी है, आज इसे ही बनाकर खा लेता हूँ। अरुण चाकू लेकर आता है और फूल गोभी को काटने लगता है। अरुण फूल गोभी को काटने ही वाला था कि तभी वो फूल गोभी बोल पड़ता है, मुझे मत काटो अरुण, मैं एक जादुई फूल गोभी हूँ। फूल गोभी को बोलता देख अरुण डर जाता है और फूल गोभी उससे नीचे गिर जाती है। मुझे उठाओ अरुण और संभाल कर रखो, मैं बड़े काम की सब्जी हूँ, तुम्हारी सारी मुश्किलें मैं दूर कर सकता हूँ। तुम मेरी मुश्किलें दूर कैसे कर सकते हो? तुम तो एक छोटे से फूल गोभी हो। मैं देखने में छोटा हूँ लेकिन जादुई हूँ। अच्छा, तो तुम कैसा जादू कर सकते हो? अभी दिखाता हूँ मैं अपना जादू। उस गोभी के अंदर से ढेर सारे गोभी निकलने लगते हैं और सभी गोभी के पकोड़े में बदल जाते हैं, जिससे अरुण के घर में गर्मा गर्म गोभी के पकोड़ों का ढेर लग जाता है। इतने सारे गोभी के पकोड़े, लेकिन मैं इनका क्या करूँगा? अरुण, तुम इन पकोड़ों को बेचकर पैसे कमा सकते हो। ये पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं, जरा इन्हें खाकर तो देखो। ये तो सच में ही बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि एक अच्छी नौकरी करने वाला गोभी के पकोड़े बेच रहा है। अरे, मेरे माता पिता को इसके बारे में पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हें आज अपनी माँ को पैसे भेजने हैं ना? हाँ, भेजने तो हैं। तो चलो इन पकोड़ों को बेचने निकल जाओ। ठीक है। अरुण पहले खुद तो गोभी के पकोड़ों के साथ रोटियां खाता है और उसके बाद उन पकोड़ों को बेचने के लिए निकल जाता है।
अरुण के गोभी के पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि लोगों ने अपने घर वालों के लिए भी पैक करवाना शुरू कर दिया। शाम तक अरुण के पास इतने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं कि वो अपनी माँ को भेज सके। शाम को जब अरुण घर पर जाता है तो उस गोभी ने उससे कहा, आ गए तुम, सारे पकौड़े बिक गए? हाँ, और मैंने अपनी माँ को भी पैसे भेज दिए। अब मैं तुम्हें कल और ज्यादा पकौड़े दूंगा। ठीक है। अरुण खाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब वो सोकर उठता है तो जादुई गोभी ने पहले से भी ज्यादा पकोड़े बना दिए थे। अरुण सारे पकोड़े लेकर बेचने चला जाता है। उस दिन उसने पहले से भी ज्यादा पैसे कमा लिए थे। उसने अपने दोस्त रवि के पैसे लौटा दिए। अब अरुण रोज उस जादुई गोभी के दिए हुए पकोड़ों को बेचा करता। लोगों को उसके गोभी के पकोड़े इतने अच्छे लगते थे कि वो उसका इंतजार किया करते थे। अरे मुझे आधा किलो गोभी के पकोड़े देना भैया। हाँ, मुझे भी आधा किलो गोभी के पकोड़े चाहिए भाई साहब। साहब, सारे पकोड़े तो खत्म हो गए हैं। मेरे पास सिर्फ आधा किलो पकोड़े ही बचे हुए हैं। मैं आप में से किसी एक को ही दे सकता हूँ। मुझे दे दो, मैं तुम्हें इन पकोड़ों के 100 रुपए दूंगा। नहीं नहीं, मुझे दे दो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। लोग महंगी कीमत देकर उसके पकोड़े खरीदने लगते हैं। अब अरुण ने मकान मालिक का किराया भी चुका दिया। जादुई गोभी कभी नहीं सूखती, वो हमेशा ताजी ही रहती थी। उससे रोज ढेर सारी गोभी निकलती और वो गोभी पकोड़ों में बदल जाती। धीरे धीरे गोभी के पकोड़े बेचकर अरुण अपनी एक दुकान खोल लेता है। वहां वो पकोड़ों के साथ साथ चाय भी बेचने लगा। दूर दूर के लोग उसके गोभी के पकोड़े खाने आते। धीरे धीरे उसके पकोड़ों का बिजनेस एक बड़े व्यापार में बदल जाता है। वो शहर के बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में अपनी गोभी के पकोड़े डिलीवर करने लगा। अब वो बहुत अमीर आदमी बन चुका था। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया जहां वो गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करवाता था। इस तरह से उसने अपने माता पिता का सपना पूरा किया। वो गांव जाकर अपने माता पिता को भी शहर ले आता है। बेटा, तूने शहर में रहकर कितनी तरक्की कर ली है। नहीं माँ, ये सब जादुई गोभी की वजह से ही हो पाया है। जादुई गोभी? हाँ माँ, इस गोभी को कभी मत काटना। इसी को बेचकर मैंने पैसे कमाए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई फूल गोभी। अरुण बहुत ही नेक इंसान है, इसलिए मैंने अरुण की मदद की और हमेशा करता रहूंगा। जादुई फूल गोभी अरुण के परिवार का सदस्य बन चुका था और अब वो वहीं उनके साथ रहने लगा। अरे, लगता है आज फिर से आंधी तूफान आने वाला है। आखिर कब तक मैं इसी तरह अपने सामान को बचा बचा कर घर ले जाता रहूंगा। पूरा 1 हफ्ता होने को आया है। तभी और तेज बारिश आते देख विनोद जल्दी से अपना सामान बांधता है और घर चला जाता है। विनोद का उदास चेहरा देख राधा समझ जाती है कि आज फिर से कोई दुकानदारी नहीं हुई थी। अरे अरे राधा, तुम रहने दो। तुम सच में मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे, ये तो मेरा फर्ज है जी। मैं आपको ऐसे अकेले परेशान होता हुआ नहीं देख सकती जी। लेकिन मैं अपना कोई भी फर्ज पूरा नहीं कर पाता। राधा, हमारी शादी को भी 4 महीने भी ठीक से नहीं हुए, लेकिन तुम हर रोज मेरे साथ एक नई परेशानी का सामना करती रहती हो। अब दुखी क्यों होते हो जी? देख लेना, एक दिन ना मेरे कान्हा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे अपने मुरली मनोहर पर पूरा भरोसा है। तभी विनोद की माँ सावित्री देवी भी वहां आ जाती है। अरे विनोद बेटा, तुम आज फिर से जल्दी घर आ गए। आता नहीं तो क्या करता माँ। गरम तेल में बारिश की बूंदों के कारण जो छींटे पड़े, उससे मैं वैसे ही जल गया था। अरे अरे, ज्यादा तो नहीं जल गए ना? नहीं माँ, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन बस ये बारिश न जाने कब पीछा छोड़ेगी। आप दोनों अंदर चलिए, मौसम आंधी तूफान वाला हो गया है। तभी वो तीनों लोग अंदर चले जाते हैं। अरे विनोद भैया, तुम आ गए। मामा, मुझे कोई अच्छी सी चीज दिलवाओ ना। हाँ पिट्टू, बेटा अभी दिलवाऊंगा। मैं आप सबके लिए ना बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। राधा जैसे ही रसोई में चाय का पतीला रखकर उसमें दूध डालती है, वैसे ही छत से बड़े ही जोर का पानी टपकने लगता है और बरसात का पानी व कचरा उस दूध में चला जाता है। अरे, ये क्या हो गया? अब क्या करूं?
इतना सारा दूध खराब हो गया, ऊपर से बाहर सब लोग चाय का इंतजार कर रहे हैं। जब बहुत देर तक राधा चाय लेकर बाहर नहीं आती तो सावित्री उसे देखने आती है। क्या हुआ राधा बेटी, तुम इतनी देर से बाहर नहीं आई, हम तुम्हारी चाय का कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, पिछले साल ही तो विनोद के पिताजी ने ये छत डलवाई थी, ये पूरी बरसात भी नहीं झेल पाई, अब हमारा क्या होगा। तभी विनोद और सीमा भी वहां आते हैं। अरे दीदी आप यहाँ मत आओ, पानी है और आपका पैर फिसल सकता है यहाँ पर। तभी बिस्तर पर लेटी विनोद और सीमा की बूढ़ी दादी कल्याणी भी आवाज लगाती है। अगर चाय बन गई हो तो मुझ बुढ़िया को भी दे दो। अरे दादी बनेगी, रुक जाओ, फिर से छत टूट गई है। हे प्रभु परमात्मा, मेरे बेटे का इंतहाम क्यों ले रहे हो, जिसके सर से बचपन से ही बाप का साया उठ गया और ताए चाचों ने सब हड़प लिया, तब से लेकर आज तक ये और इसके बच्चे ठोकरें ही खा रहे हैं। आ गए जी आप, मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो चली थी। आना तो था ही सावित्री, बारिश देखकर ठेकेदार ने भी काम देने से मना कर दिया और आज की बस आधी ही दिहाड़ी मिल पाई है। और अगर कल भी ऐसे ही बरसात रही तो। अरे ऐसे ना बोलो सावित्री, फिर काम ही बंद हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। अब धीरे धीरे घर के अंदर भी कहीं न कहीं से पानी टपकने लगता है और सब लोग चिंता में आ जाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है सीमा दीदी की, उनका 7वां महीना लग चुका है, उन्हें हम ऐसी हालत में कहाँ लेकर जाएंगे। तुम सही कह रही हो राधा, मुझे भी दीदी की बहुत चिंता है। आज सामाजिक जिम्मेदारियां भी बड़ी ही खराब चीज हैं कि उनका बच्चा मायके में ही होगा। हाँ जी, आज वो यहाँ इतना परेशान हो रही हैं। और सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। मैं मालिक से बात करता हूँ, कल बारिश बंद हो जाती है तो मैं कल ही पक्की छत के लिए उनसे बात करूंगा। लेकिन पिताजी उसके लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। पहले बात तो बने बेटा, फिर आगे की बात देखूंगा क्या करूंगा। आज मैं भी अपने चाचा ताऊ के बच्चों के जैसे आराम की जिंदगी जी रहा होता, मेरे साथ मेरे बच्चों का जीवन भी संघर्ष में ही बीत रहा है। दुखी ना हो रमेश, तेरी इस बुढ़िया माँ का आशीर्वाद है तेरे साथ। देखना, मैं तेरे अच्छे दिन देखकर ही इस दुनिया से विदा लूंगी। अगले दिन रमेश अपने मालिक से बात करता है। मालिक, अगर आप मेरी मदद कर दें तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। ठीक है रमेश, तुम ये पक्की छत डालने का सामान मेरे से ले जाओ। आपकी मुझ पर बहुत कृपा है मालिक, मैं गरीब आपका एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। पिताजी, आज बस बारिश ना आए तो कल तक तो हमारी छत पक्की हो जाएगी ना। अरे नहीं बेटा नहीं, अभी बारिश का नाम भी ना लो। हम गरीबों के लिए तो ये बारिश काल बनकर आती है, फिर वो चाहे हमारे कच्चे घर हो या हमारा काम, सब धंधा सब चौपट हो जाता है। बस मम्मी जी, आज छत बन जाए फिर आप सबको ना बढ़िया सा हलवा बनाकर खिलाऊंगी। मेरी पोत बहू के कदम बड़े ही शुभ हैं घर के लिए, सब अच्छा ही होगा। हाँ अम्मा जी, बस अब सब अच्छा हो जाए, मेरा तो पूरा जीवन इन परेशानियों में ही बीत गया है। अभी सब खुश हो ही रहे थे कि तभी एकदम से आकाश से झमाझम बारिश सबके लिए तेजाब बनकर गिरने लगती है। अरे अब क्या होगा हमारा, इन्होंने तो ठेकेदार से इतना उधार लेकर ये छत डाली थी, अब ये भी बह जाएगी। कुछ तो रहम कर प्रभु, ऐसी भी क्या गलती हो गई है हमसे। मेरे मदन मोहन, क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो। मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ गुजर गई तो सबने मुझे जीवन भर अपशुगनी कहा। मेरे पिताजी इतना नशा करते थे कि उन्हें अपनी बच्ची का ख्याल भी नहीं रहा। चाचा चाची ने मुझे यहाँ ब्याह दिया लेकिन आज यहाँ भी ये सब देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी है मेरे कान्हा जी। प्रभु, ये कैसा संकेत है
बस हमारे सारे कष्ट हर लो प्रभु। अब मैं मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करके पक्की छत बनाने के लिए सामान दिया, ना तो छत बन सकी और ना ही अब कुछ सामान बचा है। आपने तो 2 दिन से अन्न का दाना भी नहीं खाया, ऐसे ना करो जी। अरे रमेश बेटा, इतनी चिंता ना करो, ऐसे तुम बीमार हो जाओगे मेरे बच्चे। हाँ पापा, दादी और मम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऊपर से मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। ऐसे ना कहो दीदी, बल्कि दुख तो हमको है कि हम ऐसे समय में आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। जो खाना आपको अभी खाना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। राधा बिल्कुल सही कह रही है। आपकी जैसी भाभी बड़ी ही किस्मत से मिलती है। सच में बड़े ही पुण्य किए होंगे मैंने। अब तो प्रभु इस बार बस राधा रानी ही चाहिए। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, तो सब जाकर देखते हैं कि बाहर की कच्ची छत पूरी तरह से नीचे आ गिरी है। लेकिन राधा बिना परवाह किए अपने कान्हा जी का मंदिर उठा लाती है। अरे विनोद, कहाँ ठंड में ठिठुर रहे हो? क्या करें काकी, आज की रात तो ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। अंदर तो छत गिरने का डर है। हमारा घर छोटा सा है और तुम लोग इतने सारे हो, नहीं तो मैं अपने घर बुला लेती तुमको। कोई बात नहीं काकी, आपने कह दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। अब पूरी रात ऐसे ही ठंड में ठिठुरते हुए बीत जाती है और सुबह की पहली किरण के साथ सबको थोड़ी राहत मिलती है। कहाँ हो जी? वो ठेकेदार साहब आए हैं, आपको बाहर बुला रहे हैं। हे भगवान, अब क्या कहूँगा उनको? जाना तो पड़ेगा ही। रमेश बाहर जाते ही ठेकेदार के सामने हाथ जोड़ लेता है। माफ करना मालिक मुझे, लेकिन अरे मुझे सब पता चल गया है, तुम घबरा क्यों रहे हो? मालिक वो आपके पैसे। अरे मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो बस उसी दिन समझ गया था जब तुम सामान लेकर निकले और बाद में बारिश आ गई। अरे तुम यहाँ कहाँ रोड पर बैठे हो, बेटी भी मुझे पेट से लगती है। हाँ जी मालिक साहब, लेकिन अब हम क्या करें? कोई नहीं, तुम परेशान नहीं हो, पास में ही यही हमारे खेत हैं, वहाँ जाकर तुम अपने परिवार के साथ रहो। और हाँ, कोई परेशानी और हो तो मुझे बता देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रमेश अपने परिवार के साथ बताई हुई जगह पहुंचता है और देखता है कि चारों तरफ नारियल के खेत हैं। रमेश, ये तो हमारे ही खेत थे, लेकिन ये ठेकेदार, हमें इसने यहाँ क्यों भेजा? ये खेत तो तेरे ताऊ ने हमसे हड़प लिए थे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी यहाँ आकर मेरे बचपन की याद आ रही है। आओ पिताजी, अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर जाके देखते हैं कि चारों तरफ नारियल के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और जमीन पर भी हजारों की संख्या में नारियल पड़े हुए हैं। तभी एकदम तेज बारिश आ जाती है और सब लोग खेत में बनी एक झोपड़ी के अंदर जाकर बैठने लगते हैं, लेकिन झोपड़ी इतने लोगों के हिसाब से छोटी थी। आइए जी अंदर चलते हैं, आओ बिट्टू अंदर चलते हैं, भीग जाओगे बेटा। नहीं नानी, मैं तो इन नारियल से एक बड़ा सा घर बनाऊंगा अपने लिए। सीमा बिट्टू का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है तो बिट्टू जोर जोर से रोने लगता है। वैसे एक बात कहूँ, बच्चे की बात में दम तो है। अगर इन सूखे नारियलों से अगर अपनी झोपड़ी बना ली जाए तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ऊपर से नारियल इतना सख्त होता है कि आंधी बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। विनोद और रमेश जल्दी जल्दी नारियल इकट्ठा करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में एक बढ़िया सा घर तैयार करते हैं, जिसे देखकर सब लोग बड़े खुश होते हैं और उस घर के अंदर सो जाते हैं। तभी राधा को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसी खेत में एक जगह कहीं सोने का घड़ा दबा हुआ है। राधा सबको अपने रात के सपने के बारे में बताती है और सब लोग उस जगह जाकर देखते हैं। हाँ हाँ, यही जगह है वो। जब वहाँ खुदाई की जाती है तो वास्तव में वहाँ सोने का घड़ा निकलता है जिसमें खूब सारे गहने होते हैं। मैं इसे ठेकेदार साहब के पास ले जाता हूँ, अब ये खेत हमारे नहीं उन्हीं के हैं।
मालिक, वो खेत जो आपने हमें रहने को दिए थे। अरे कौन सा खेत? कब आया मैं तुम्हारे घर रमेश? बल्कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उस दिन के बाद तुम तो गायब ही हो गए। फिर विनोद और रमेश बिना कुछ कहे उस घड़े को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और सबको ये बात बताते हैं। मैं समझ गई पिताजी, अब हम यहाँ आराम से रहेंगे और सबकी मदद करेंगे। फिर विनोद और राधा अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को नारियल के घर बनाकर देते हैं और सबकी खूब मदद करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि उनके खेत उनके ताऊजी ने बेटे की नशे की लत में किसी कारण किसी और को बेच दिए थे, लेकिन अब वो आदमी यहाँ किसी को दिखाई नहीं देता। किसी को दिखेगा भी कैसे? आखिर वो मेरे कृष्ण ही तो थे जो मेरा दुख हरने आए थे।